बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम खबरें मैं अब तक पहुँचा देता हूँ। एक तो ईरान की और अमेरिका की सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों बरकरार है। उसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले मामले को ठंडा करना चाहते हैं और फिर मुज़ाकरात के अंदर जो चीज़ें उनको मिले, उनको अपनी कामयाबी डिक्लेयर करके जो एक पॉलिटिकल डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ, वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हालात बदल जाते हैं, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है और जिस किस्म की शर्मिंदगी अमेरिका को उठानी पड़ी है गुज़िस्ता डेढ़ 2 महीने में, उसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को बहुत झटका लगा है। अब उन्हें फेस सेविंग कैसे मिलेगी, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी उम्मीद है, वो पाकिस्तान से बंधी हुई है कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल या वज़ीर-ए-आज़म उन्हें कोई फेस सेविंग लेकर देंगे। लेकिन इस सारे के बीच में अमेरिका ने इसराइल और अरब इत्तेहादियों को साढ़े 8 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के हथियार फराहम करने की मंज़ूरी दे दी है। ये अमरीकी महकमा ख़ारिजा की जानिब से खबर आई है। और खबर ये बताती है कि अमेरिका ने इसराइल को और जो अरब इत्तेहादी हैं, जिनमें यूएई भी है, कतर भी है, बाकी ममालिक भी हैं, अब इन्हें दिफाई साज़ो-सामान जो है वो देने का फ़ैसला किया है। साढ़े 8 अरब डॉलर्स के हथियार अगर अभी मिलते हैं इन ममालिक को, तो इस चीज़ को इस जंग के साथ जोड़कर देखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है। ये अमरीकी अखबार है, आप जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आजकल ज़रा इस अखबार को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी लंबी तारीख है इस अखबार की। सारी दुनिया जानती है कि बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत पुराना अखबार है, इसकी एक क्रेडिबिलिटी भी है। इस अखबार के मुताबिक अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक दौर हो सकता है। बल्कि यहाँ दावा किया गया कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, लेकिन ऑफ़िशियली ना अमेरिका ने इसके बारे में कोई बात की है, ना पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई बात की है, ना ही ईरान ने इसके बारे में कोई बात की है। देखिए, ईरान ने अपनी तजावीज़ पहले दी, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रद्द कर दिया, फिर ईरान ने दोबारा तजावीज़ दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा उन्हें रद्द कर दिया। ईरान लगातार लचक दिखा रहा है और आपने हुर्मुज़ की एक तो ईरान ने बंदिश की हुई है ना, और एक अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। अमरीकी नाकाबंदी इतना आसान काम नहीं है कि ईरान उसको सर्वाइव कर जाए लंबे अरसे के लिए। ईरान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और जैसे-जैसे ईरान के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, ईरान कोशिश करेगा कि मुज़ाकरात करके इस नाकाबंदी का खात्मा किया जाए या फिर लड़ के खात्मा किया जाए। कुछ ना कुछ करके उन्हें इस सूरत-ए-हाल से अपने आप को निकालना है, क्योंकि अगर उनके कुओं से तेल निकल कर दुनिया तक नहीं जाएगा, तो उनके पास कमाई का कोई दूसरा बड़ा ज़रिया ईरान के पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो मौजूदा ईरानी रजीम है, उसके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप को तो फेस सेविंग चाहिए, लेकिन जो ईरान का मौजूदा रजीम है, उन्हें भी अपने लिए एक फेस सेविंग चाहिए। देखें, ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है, वो अवाम को कोई बहुत बड़े-बड़े रिलीफ नहीं दिलवा पाई। दुनिया के साथ ईरान कटा रहा और इस रजीम की लड़ाई रही पूरी दुनिया के साथ और अमेरिका की वजह से रही। और अपने इनके जो अकायद हैं, जो नज़रियात हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ईरान एग्ज़िस्ट करता है, आप उनसे इत्तफ़ाक़ करें या इख्तिलाफ़ करें, उसकी वजह से ईरान का फड्डा रहा, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ और मुख्तलिफ़ नज़रियात के साथ। और बहुत बड़ा जो रिलीफ़ दिया जा सकता था, तेल पैदा करने वाला मुल्क है ईरान। जितना उसको अमीर और जितना बेहतर होना चाहिए था, वो उतना अमीर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे नुक्ता नज़र से ईरान ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म भी किया, लेकिन फिर भी जो ईरान का मौजूदा रजीम है, उसके पास भी जो वाहिद फ़ेस सेविंग है, वो ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा। यानी उनकी पूरी मकबूलियत और उनका पूरा बयानिया ही वो ये है कि हम अमेरिका के सामने डट कर खड़े हैं, हमने ज़ालिम के सामने झुकना कबूल नहीं किया। देखिए, ईरान जो है वो शिया अक्सरियत मुल्क है और ये जो हमारा अहले तशी का फ़िरका है, इस फ़िरके में ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अहले बैत का हर जगह पे नाम लेते हैं और वाक़या करबला को याद करते हैं। तो जब भी कभी कोई ये बयानिया बनाता है, तो वो अहले तशी में बहुत मकबूल होता है कि वो डट कर खड़ा है और ज़ालिम के सामने झुक नहीं रहा। अब ईरान की हुकूमत ने अपने मुल्क में ये बयानिया बनाया हुआ है, जो मौजूदा रजीम है, और इस बयानिए को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्हें भी अपने लिए फेस सेविंग रखनी पड़ेगी, तो वो एक हद से ज़्यादा लचक दिखा नहीं सकते। ये बड़ा बारीक काम हो रहा है मुज़ाकरात वाला। देखना ये है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सकता है और किस हद तक कामयाब होता है। अमेरिका को कितनी फेस सेविंग मिलती है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे रोला डाल देंगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। यहाँ पे ईरानी जो है वो सेलिब्रेशन कर देंगे कि हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया। तो ये इसी तरह होगा। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईरान तो अपने मीडिया को कंट्रोल कर लेता है। ईरान में एज़ सच कोई जमहूरियत नहीं है। यानी वो जैसे एक नॉर्मल जमहूरियत वाला सिस्टम होता है, वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ पे वो कंट्रोल कर लेते हैं मीडिया को, चीज़ों को। लेकिन अमेरिका में ये कंट्रोल नहीं हो सकता। वहाँ पे मीडिया जो है वो धोखे रख देता है हुकूमत को। तो अमेरिकन्स कुछ भी कहते रहे, वहाँ की हुकूमत जितने मर्ज़ी ताशे बजाती रहे, वहाँ का मीडिया बताएगा कि जनाब आपको बहुत मार पड़ी है और आप अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए। जो-जो आपने दावे और वादे किए थे, वो आप पूरे नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ रहेगा। तो ईरान ने फेस सेविंग देनी है अमेरिका को भी, और खुद भी उन्होंने अपना जो मकबूलियत की उनके पास एक वाहिद बड़ी वजह है कि वो डट कर खड़े हैं, वो भी उन्होंने वजह अपने हाथ से नहीं जाने देनी। एक और चीज़ ये है कि ईरान को बिल्कुल अमेरिका पे भरोसा नहीं है। ईरानी फ़ोर्सेज़ के बयान के मुताबिक उनके पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं
और उन्हें ये शवाहिद मिले हैं कि जल्द अमरीकी जारहियत के नतीजे में दोबारा जंग हो सकती है। यानी अमेरिका दोबारा से कोई लड़ाई छेड़ सकता है और फिर कशीदगी बढ़ जाएगी, एक मरतबा फिर जंग शुरू हो जाए। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है वो बुलंद तरीन सतह पर है। 4 साल में इतनी बुलंद कीमत कभी नहीं थी। 2022 के बाद पहली मरतबा तेल की कीमत 126 अमरीकी डॉलर तक पहुंची है। अब अगर 126 डॉलर हो गई है तो ये हालात ख़राब होते हैं और हालात नहीं संभलते तो फिर ये कीमत चली जाएगी 140 150 तक। और अगर ये कीमत वहाँ तक चली गई तो इसका जो ख़मियाज़ा है वो पूरा यूरोप भुगतेगा, एशिया भुगतेगा, अफ्रीका भुगतेगा, तो बहुत सारे ममालिक को इम्पैक्ट आएगा। अमेरिका में देखें तेल महँगा हो रहा है, लगातार महँगा हो रहा है, वहाँ पे भी उनकी मार्केट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और वहाँ पे भी रिकॉर्ड टूट गया है कि अमेरिका में काफ़ी अरसे के बाद तेल की कीमत इतनी बढ़ी है, जितनी इस वक़्त अमेरिका में तेल की कीमत है। तो अगर ये मज़ीद बढ़ती है तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ईरान के पास प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे यही एक चीज़ है कि जितनी देर अमेरिका मुहासरा जारी रखे, ईरान भी अंदर से मुहासरा करे रखे और फिर पेट्रोल की प्राइस आलमी मंडी में बढ़ती जाए और इसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़े। अब ट्रंप को तेल सस्ता करना पड़ेगा वरना अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अब यूरोप अमेरिका से दूर होता चला जा रहा है, उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने या पीट हेग्सेथ ने इन्होंने बार-बार अनाउंस किया कि ये यूरोप के ममालिक से अपने फौजियों को निकालेंगे। यानी यूरोपीय ममालिक की हिफाजत के लिए अमेरिका ने जो बंदोबस्त किया हुआ, अपना डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ, अपने फौजी रखे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम यहाँ से अपने फौजी निकालेंगे। अब ये दूरियां बढ़ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, अमेरिका को इस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमेशा नहीं रहना, लेकिन अमेरिका ने तो वजूद में रहना है और अमेरिकन सदूर चाहे चेंज होते रहें, पॉलिसीज़ चाहे बदलती रहें, लेकिन उनके इत्तेहादी जो बड़े तगड़े उनके पुराने इत्तेहादी हैं, वो यूरोपियंस हैं। मगरबी ममालिक से अमेरिका अपनी दूरियां नहीं बना सकता और अमेरिका को ये कभी भी वारा नहीं खाएगा। अमेरिका का बयानिया, नैरेटिव ये सारा कुछ जो बनता है वो मगरबी ममालिक से बनता है और उन्हीं की सपोर्ट से वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी जहाँ पे भी कोई मामला होता है वहाँ पे वो रूल करता है अमेरिका। तो मगरबी ममालिक की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इसमें। अब आहिस्ता-आहिस्ता वो इटली, स्पेन और जर्मनी से फौजी निकालने की बातें कर रहे हैं। ख़ास तौर पे भी उन्होंने कहा कि 5000 फौजी वो जर्मनी से भी निकाल लेंगे। तो अमेरिका को अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। ट्रंप के तो चलें अगर वो पूरा टाइम भी कर लेते हैं तो 2.5 साल और हैं। तो इन 2.5 सालों के बाद एक नया सदर आ जाएगा अमेरिका में। तो वो एक नई पॉलिसी लेकर आएगा और जो इस वक़्त रिपब्लिकन्स की सूरत-ए-हाल है, मुझे नहीं लगता कि अगले इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन आसानी से शिकस्त दे सकेंगे। मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। एक और नाज़रीन खबर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और साथ ही साथ तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान ने, इन्होंने ऐलान किया है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएँगे। यानी ये जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, इसका नाम लिया गया है, जलसे और जुलूस किए जाएँगे। तो क्या इससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज की कॉल देगी, जलसे या जुलूस करेगी तो लोग वहाँ पे आ जाएँगे। लोग कभी मायूस हो जाते हैं, कभी फिर उम्मीद पकड़ लेते हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान के नाम के ऊपर लोग कोई ना कोई उम्मीद बाँध के बाहर निकल के आ जाते हैं, सड़कों पे भी आ जाते हैं, जलसे जुलूस में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है? तो साफ बात ये है कि जब तक के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव ना पड़े कि उन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ जाए, तब तक वो इमरान खान को नहीं छोड़े। बड़ा शदीद दबाव डालना पड़ता है। वो दबाव कैसे डाला जा सकता है? देखिए उसके अलग-अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो जो अपोज़िशन का काम है, अपोज़िशन अपना काम करे। हुकूमत की एक-एक गलती की निशानदेही करे। एक-एक चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। एक-एक चीज़ पे अवाम के साथ खड़ी हो। चाहे वो पेट्रोल का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे गैस का मामला है, चाहे महँगाई का मामला है। अभी ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें 11% महँगाई हुई है पाकिस्तान में, मज़ीद बढ़ गई है 11%। तो 11% जब महँगाई बढ़ गई है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि लोगों के साथ फिर क्या हुआ है। और लगातार पाकिस्तान में महँगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन भी चीज़ पहले से सस्ती हो गई हो। जो चीज़ भी यहाँ पे एक मर्तबा महँगी होती है, उसके सस्ता होने के इम्कानात कोई नहीं होते। आज तमाम चीज़ें लोग जो खरीद रहे हैं, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से कम 50% से लेके 100% तक महँगी खरीद रहे हैं। यानी इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है। बिजली की कीमत में लगभग 3 से 4 गुना इज़ाफ़ा हो गया है। इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी बिजली की कीमत 3 गुना है। वहाँ पे 3 गुना सस्ती है। मुझे आप ये बताएँ ना कि वहाँ पे जो ताजिर कोई चीज़ बनाता है या सनअतकार वहाँ पे कोई चीज़ बनाता है और वहाँ के ताजिर उसे आलमी मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो उनको जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारे से 3 गुना कम पड़ती है, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप फ़र्ज़ करें ना कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई और वही प्रोडक्ट बांग्लादेश ने बनाई और वही इंडिया ने बनाई। अब इंडिया की फैक्ट्री में बिजली का यूनिट जो है वो पाकिस्तान से 3 गुना सस्ता है, बांग्लादेश में भी 3 गुना सस्ता है। तो हमें वो चीज़ महँगी पड़ेगी और इंडिया और बांग्लादेश में सस्ती पड़ेगी। अब उनका ताजिर जब बेचने जाएगा तो हम हैं तो एक ही खित्ते में, तो उनकी चीज़ जितने की भी बिकेगी वो उनको वारा खा जाएगी। हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएँगे, हमारा उतना मुनाफ़ा ही नहीं होगा। और अगर वो फ़र्ज़ करें हम एक चीज़ ₹100 की बना रहे हैं, वो उस चीज़ को ₹70 की बना रहे हैं। हम ₹110 की बेचकर ₹10 कमाते हैं, वो ₹110 की बेच के ₹40 कमाते हैं।
और अगर वो 100 की बेचना शुरू हो जाएँ तो हमें तो बगैर मुनाफ़े के बेचना पड़ जाएगी, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएँगे। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है और ये लगातार प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो इन इश्यूज़ के ऊपर अपोज़िशन बात करती नहीं है। अपोज़िशन ने अपोज़िशन होने का रोल प्ले ही नहीं किया। ये किसी तबके के साथ खड़े नहीं हुए, ना किसानों के साथ खड़े हुए, ना मज़दूरों के साथ खड़े हुए, ना स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए। ये किसी के साथ खड़े नहीं हुए। फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं, किसी बात के ऊपर भी इन्होंने अपोज़िशन नहीं की। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल ही नहीं सके। ना सड़कों के ऊपर डाल सके, ना ऐवानों के अंदर डाल सके, ना मीडिया के ऊपर डाल सके। सोशल मीडिया जो दबाव डालता है उसके भी ये खिलाफ हो जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने सोशल मीडिया से खुद ही लड़ती रहती है, किसी और ने क्या लड़ना है। अब इस वक़्त देखिए ना सूरत-ए-हाल ये है और अपोज़िशन को कोई होश ही नहीं है। ₹125 से लेकर ₹150 तक डीज़ल और पेट्रोल के ऊपर आप सिर्फ़ टैक्सेस दे रहे हैं 1 लीटर पे। इमरान खान की हुकूमत में ₹150 का लीटर जो है वो पेट्रोल था। आज उसके ऊपर खाली टैक्स ही ₹150 है। यानी जितने का इमरान खान पेट्रोल दे रहा था, उतना तो ये सिर्फ़ पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। सादी-सी बात है। तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अब इस चीज़ को लेकर के अपोज़िशन को इन्हें नाको-चने चबवाने चाहिए। इन्हें चाहिए सड़कों पे आएँ, लोगों को बताएँ, हर तरफ ये बात करें कि जनाब जितने का हम पेट्रोल दे रहे थे, उतना तो ये सिर्फ़ टैक्स ले रहे हैं। तो पेट्रोल की कीमत तो इसके अलावा है। तो इसके ऊपर जो है ना वो अपोज़िशन काम करती होती है, बात करती होती है, लेकिन मौजूदा अपोज़िशन जो है वो ऐसा लगता है कि बगैर दाँतों के है। ये कुछ करना नहीं चाहते, ये डरे हुए हैं। देखिए अपोज़िशन करने से, सच बोलने से, हक़ाइक़ सामने लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता और वो तो आपको करना चाहिए। ये तो हर अपोज़िशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो काम भी ये नहीं कर रहे, तो अब देखते हैं कि कह रहे हैं तहरीक चलानी है, तो क्या इस तहरीक से जो आप चलाना चाह रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकते हैं? ये एक्चुअली हमेशा प्रेशर को मैनेज करते हैं। जब भी कारकुनों का प्रेशर आता है, अवाम का प्रेशर आता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कुछ नहीं कर रही, मीडिया का प्रेशर आता है। आज जो हुकूमत के हमायती मीडिया वाले हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अपोज़िशन अपना काम तो करे, हुकूमत पे दबाव डाले, ताकि वो गलत काम करने से बाज़ रहें। अब सादगी का लेक्चर दे देते हैं कौम को, खुद महँगाई में इज़ाफ़ा करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने अल्लल्ले-तल्लल्ले मौजूदा हुकूमत नहीं छोड़ लगातार ये इश्तिहारबाज़ी कर रहे हैं। अभी ये जो पीएसएल का फाइनल होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा कंसर्ट करेंगे, म्यूज़िकल कंसर्ट, बहुत सारे फ़नकारों को उसमें बुला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें बुला रहे हैं। चलिए अच्छा है, कौम को इवेंट मिलने चाहिए और इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ तमाम मैचेज़ के अंदर लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन मसला असल में वही है कि लोग जब मैचेज़ देखने आते हैं, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो इमरान खान के नारे लगाते हैं और अब ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की जंग लगी हुई है, तो लोगों के वो जज़्बात भी भड़के हुए थे। तो इनको ये वारा ही नहीं खाता था। लिहाज़ा इन्होंने पब्लिक के बगैर पूरा का पूरा पीएसएल करवा दिया और अब इन्होंने सख्त तरीन सिक्योरिटी के अंदर अपने पासेस जारी करके बहुत बड़ी तादाद में अपने एमएनएज़, एमपीएज़ और अपने ओहदेदारान को कह रहे हैं कि अपने बंदे लेकर आने हैं। जितनी बड़ी तादाद में अपने बंदे ला सकते हैं, अपने बंदे लेकर आने हैं। अब ये अपने बंदे लेकर जा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम को भरे और पासेस के ज़रिए से भरे और कुछ लोग टिकट लेके भी आएँगे बेचारे और वहाँ पे पुलिस की बहुत भारी नफ़री तैनात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है किसी किस्म की कोई सियासी आवाज़ ना उठे, किसी किस्म की कोई मज़हबी आवाज़ ना उठे, ख़ास तौर पे आप फ़लस्तीन के बारे में बात ना करें, आप इसराइल के खिलाफ बात ना करें, ख़ास तौर पे आप इमरान खान का तो बिल्कुल ही कोई नारा लगाया ही ना। तो अब ये इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी देखिए ना ये कहते हैं कौम को किफ़ायत शारी। अभी आप देखेंगे ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देंगे इस बात की तशहीर के ऊपर कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की पिछले साल इन दिनों में लड़ाई हुई थी। और आप ये देखेंगे कि मिली नग़मे, बैनर्स, पोस्टर्स ये बहुत सारा कुछ ऐसा करेंगे जो गैर ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए गैर ज़रूरी कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। वादा जो है पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तानियों के साथ ये है कि वो कश्मीर को आज़ाद करवा कर देंगे। 70 साल में उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो अब सिर्फ़ इंडिया के जहाज़ गिरे हैं और उन्होंने पाकिस्तान में नुकसान किया, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए। उन्होंने यहाँ बहुत सारे लोग शहीद कर दिए थे। हमारे एयरपोर्टों पे उन्होंने मारा, उन्होंने मिसाइल मारे। मामला ये है कि हमने उनके जहाज़ गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है। हम उससे बड़े खुश हैं। लेकिन अब आप कौम का करोड़ों अरबों रुपया इस पे ज़ाया तो ना करें। इस बात पे कि जनाब हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, अपना पानी छुड़वा लें इंडिया से, फिर सेलिब्रेट कर लेते हैं। कश्मीर को आज़ाद करवा लें, मैं 1 हफ्ता जश्न मनाऊँगा, बल्कि 1 महीना जश्न मनाऊँगा। कश्मीर को आज़ाद करवा लेना जो वादा किया हो और हम तुम्हारा साँस बंद कर देंगे अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो। वो पानी बंद करके बैठा हुआ है और अब तक उनका साँस ही बंद नहीं किया। तो यहाँ पे अब जनाब एक और जश्न आपको देखने को मिलेगा जिस पे कौम का पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगाए जाने की तवक्कुआत है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। नाज़रीन एक खबर मैं जाते-जाते आपके साथ शेयर करूँगा, ये बड़ा अफ़सोसनाक मामला है। 100 दिन हो गए हैं ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को गिरफ्तार हुए। 100 दिन हो गए हैं, उनका केस ही नहीं लग रहा। ये दोनों वकील हैं और इंसानी हुकूक के लिए काम करते रहे। इन्होंने हमेशा गरीब आदमी के, कमज़ोर आदमी के केसेज़ मुफ़्त में लड़े हैं। इन्होंने पैसा नहीं बनाया, इन्होंने इंसानी हकूक के लिए, इंसानियत की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए ये लोग काम करते रहे। बड़ा ज़ोर लगाया इन्होंने, हर पिसे हुए तबके के लिए ये खड़े हुए, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा। सलाम है दोनों मियाँ-बीवी
और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाके बंद कर दिया और एक ट्वीट के ऊपर इनको 17-17 साल की सजा सुना दी। इधर जज का बेटा दिन दहाड़े 2 बच्चियों को कुचल के कत्ल कर देता है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी भी इल्लीगल है और वो 2 दिन में घर चला जाता है। इनका 100 दिन हो गए, केस ही नहीं लग रहा और अदालत भी वही है जहाँ उस जज का बेटा था। यानी उस लड़के का बाप जिस अदालत के अंदर जज है, वही अदालत है, आप अंदाजा करें। ये है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ और ये इंसाफ के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ठोकरें खाते थे। इनका अपना तो कोई मामला नहीं था। ये तो गरीब और पिसे हुए तबकात के, ये जबरी तौर पे लापता अफराद के लिए, बहुत गरीब और पिसे हुए लोग, वो बेचारे जिनका कोई बात ही सुनने वाला नहीं है, उनके केसेस लड़ते थे ये। और आज इनके साथ जो है वो वकला खड़े, इसके बावजूद इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप अंदाजा करें कि जो खुद वकील है उन्हें इंसाफ नहीं, और वकील भी वो जो इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करते, जिनके लिए इंटरनेशनली आवाज उठी, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान में आम आदमी को कैसे इंसाफ मिले? जब आप ये हरकतें करते हैं ना, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एवेन्यू पे नंबर 1 बिल्डिंग है, वो पता चले वो बिल्डिंग ही गैर कानूनी है। वो बिल्डिंग बन रही थी, किसी ने नहीं रोका। वो बिल्डिंग बन गई, किसी ने नहीं रोका। वो बिल्डिंग बिक गई, किसी ने नहीं रोका। वो बिल्डिंग बिक के जनाब लोग उसके अंदर शिफ्ट हो गए, किसी ने नहीं रोका। एंड में आगे याद है जनाब ये तो बिल्डिंग गिरानी थी, पहुंचो जी सारे, अब खाली करवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि गैर कानूनी काम है ना, रोको उसको। लेकिन ये गैर कानूनी काम करवाया किसने? कौन लोग इसमें जिम्मेदार है? इसके अंदर जब पहली ईंट रखी जा रही थी, जब इसको बनाया जा रहा था, वो जो अफसरान है सीडीए के, वो तमाम लोगों को लटकाए ना ला के, इनको उल्टा लटकाए, इनकी जेबों से पैसा निकलवाए जो इन्होंने रिश्वत में खाया। लेकर आए ठेकेदार को पकड़ के जो बेचकर भाग गया, वो सारे माफिया को पकड़ो जो इसके लिए जिम्मेदार है। वो बेचारे लोगों ने जिन्होंने खरीदा हुआ है, उनका क्या कसूर है? वो तो खरीद रहे थे इसलिए की इजाजत थी। तब आपने यहाँ पे नोटिस लगाया नहीं कि जनाब ये नहीं खरीदना वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसकी बिल्डिंग नंबर 1 ही गैर कानूनी होगी, उस मुल्क में कौन सरमायाकारी करे? आप अंदाजा करें ना, इन्होंने पैसा लगवा दिया, सारा कुछ कर दिया, लोगों ने ले लिया, एंड में आके इन्होंने कहा जी नहीं, खत्म, जाया, फारग, घर जाओ। अब ये जो इन्होंने किया है, इसके बाद कौन पागल है जो आएगा पाकिस्तान में पैसा लेके कि यार ये तो पागल है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्डिंग बन के तैयार होके बिक भी गई। अब जाके ये कह रहे वो जस्टिस इजाजुल हसन का, तो पकड़ो उसको, गिरफ्तार करो उसको, अंदर डालो, पूछो उससे। वो जस्टिस साकिब निसार का कह रहे तो पकड़ो ना, गिरफ्तार करो, सवाल पूछो। ये लोगों को कहानियां ना सुनाएं। आप इंसाफ करना है तो इंसाफ करें, ये पिक एंड चूज ना करें। इसी इस्लामाबाद में गरीबों के घर गिरे, पूछने वाला कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। गरीबों के घर इन्होंने मसमार कर दिए और लाइन से गिरा दिए। एक एक दिन में 10-10, 20-20, 50-50 घर इन्होंने गिराए, लोगों को बेघर कर दिया, उनको दूसरे घर ही नहीं दिए, मुतबादिल जगह ही नहीं दी। ये इसी मुल्क में हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने